सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक पर, जो अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का, यानी किसी भी स्टेट का। और उत्तर प्रदेश के लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, ये तीन एक तरह से सेक्शन है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी बिल से लॉ बनाना है तो इन तीनों से पास होना वो अनिवार्य है। लेकिन अब हम आपके साथ कुछ बेसिक्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 170 में ये मेंशन किया गया था कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है कि 60 MLA तक एक मिनिमम स्ट्रेंथ है और 500 से ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 169 में मेंशन किया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो 40, एक मिनिमम जो फैक्ट दिया गया है वो है 40 MLC, और लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको एक रेंज हमने आपके साथ डिस्कस की है, यानी ये एक रेंज है, 60 से कम, 500 से ज्यादा ना हो, इधर 40 से कम, और विधानसभा जो राज्य की विधानसभा है उसके 1/3 से ज्यादा काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 152 से स्टार्ट हो जाता है 162 तक। कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है जिसमें राज्य, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को डिफाइन किया गया है, या किसी भी राज्य के राज्यपाल के बारे में जो लिखा गया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 152 से 162 के बीच में लिखा है। और आर्टिकल स्पेशली 153 है जिसमें लिखा है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। ये स्पेशली आर्टिकल है 153। सो दोस्तों, ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा आर्टिकल 170 में मेंशन है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद आर्टिकल 169 में मेंशन है, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो आर्टिकल 152 से 162 तक इनको मेंशन किया गया है। लेकिन अभी हम आपके साथ थोड़ा पहले ये बातें डिस्कस कर लें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इट इज जस्ट लाइक अ बुक, ये एक किताब की तरह है भारतीय संविधान। तो जैसा आपने देखा होगा कि किताब का जो फर्स्ट चैप्टर है वो होता है एक तरह से प्रीफेस, इंट्रोडक्शन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है काइंड ऑफ प्रीएम्बल, जिसको हम लोग बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो भारत की प्रस्तावना है जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। सबसे पहला पेज आप इसे मान सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो प्रस्तावना है ये हमने कहां से ली है। तो आपको बता दें ये प्रस्तावना हमने ली हुई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए से हमने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो जैसे एक बुक होती है, प्रीफेस के बाद जब राइटर प्रीफेस लिख रहा है वो बता रहा है कि मैंने बुक में क्या क्या चीजें मेंशन की हैं, तो उसके कुछ की वर्ड्स मेंशन किए जाते हैं बाहर। उसी तरह से प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना में की वर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल, हमने प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया था, 42nd अमेंडमेंट 1976, जब इंदिरा गांधी ने सेकुलर, सोशलिस्ट एंड यूनिटी के साथ एक इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रस्तावना को लेकर, यानी 42nd अमेंडमेंट 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ये एक अमेंडमेंट था प्रस्तावना में जिसमें हमने सोशलिस्ट एंड सेकुलर और हमने यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया था। उसके बाद दोस्तों, जैसा हमने बताया, सेकंड जो पेज है वो होता है इंडेक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ इस तरह से चैप्टर्स डिफाइन है, और जैसे हम देखते हैं बुक में चैप्टर्स होते हैं उसके आगे पेजेस मेंशन होते हैं, चैप्टर 1 पेज 1 to 4, चैप्टर 2 पेज 5 से 11। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स बोले जाते हैं जिनको हम लोग भाग बोलते हैं, और आर्टिकल्स हैं उसके आगे। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किया गया है, जैसे पार्ट 1 आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11,
इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स है और 395 आर्टिकल्स में हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया था 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसी बेस पर हमने उसी तरह से आपको ये बताया कि हमारे स्टेट की जो बातें हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो हर एक पार्ट में एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, और उस टॉपिक को उन आर्टिकल्स में पिरो रखा है, उनको उसमें डिजाइन किया हुआ है। जैसे अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भाग जो 5 है, पार्ट 5, उसमें पूरा यूनियन है और वो शुरू होता है आर्टिकल 52 से, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक पूरे हमारी यूनियन को मेंशन किया गया है। लेकिन ये जो मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6 है, जो शुरू होता है 152 से आर्टिकल 237 तक। हमारी पूरी स्टेट की जो मशीनरी है, स्पेशली जो हमारा स्टेट का लेजिस्लेटिव सेक्शन है, उसका जो एक तरह से जुडिशरी सिस्टम है, पूरा स्टेट पार्ट 6 में मेंशन किया गया है और वो आर्टिकल है 152 से 237। इसीलिए हमने आपको बताया गवर्नर जो है वो, इसका मतलब पार्ट 6 का जो पहला टॉपिक है वो गवर्नर है। फिर आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है, फिर विधानसभा की स्ट्रेंथ डिफाइन की गई है। तो ये जितने भी आर्टिकल हमने आपको बताए वो सब पार्ट 6 में आते हैं, यानी एक तरह से द स्टेट। और उसके बाद आपको ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, पार्ट्स है, ये बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया, अध्ययन किया, और हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बहुत बेस्ट चीजें थी, सेक्शन था, उनको हमने अडॉप्ट किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। कहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए, कहीं से फंडामेंटल ड्यूटीज, कहीं से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, कहीं से हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की थ्योरी को लिया, कहीं से हमने अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सेक्शन को अडॉप्ट किया। तो वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है और सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लिस्ट अनुसूचियों में डिफाइन किया गया। यानी आप इस तरह से मान सकते हैं कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से इसका जो जिस्ट है वो लिस्ट में, जिसको हम शेड्यूल्स भी बोलते हैं, हिंदी में अनुसूचियां, उनको डिफाइन किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन की लिख दी गई। तो 8 अनुसूचियां थी जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो अभी तक हमने आपको बताया कि प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में को हमने कहां से अडॉप्ट किया, कब उसका अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इंडेक्स में किस तरह से पार्ट और उसके आगे आर्टिकल्स हैं, और ये सब 1950 की एक डिजाइनिंग थी। लेकिन उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे उनके दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसा पॉइंट आए जो लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, या कुछ ऐसा लगे कि अब ये चीजें पुरानी हो गई हैं, इनको अब रिमूव कर दिया जाना चाहिए। तो हम एक अमेंडमेंट का प्रोसेस रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करते रहेंगे। तो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 104 अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, और अभी जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। एससी और एसटी को जो हमने 10 साल की रिजर्वेशन दी है, लोकसभा में उनका 10 इयर्स बढ़ाया है और विधानसभा में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 104 अमेंडमेंट अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, और ये जो 104 अमेंडमेंट है ये 2020 में हुआ। इसके बाद इससे पहले जो 103 अमेंडमेंट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 103 अमेंडमेंट, 102 अमेंडमेंट एंड 101 अमेंडमेंट। 103 दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था जो 2019 में किया गया, जिसमें 10% रिजर्वेशन दी गई। एक तरह से जनरल कोटे का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा उसको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। ये 103 अमेंडमेंट था 2019 में हुआ। 102 अमेंडमेंट जो था वो अदर बैकवर्ड कास्ट को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया गया। ये 2018 में ये अमेंडमेंट हुआ था। और 101 अमेंडमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड है।
जो 2017 में किया गया था। तो ये हमने अभी आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स बताए हैं, यानी 104 अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है रिजर्वेशन, 10 इयर्स की रिजर्वेशन दी गई है एससी और एसटी को विधानसभा में, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का एक रिजर्वेशन दी गई है 2030 तक के लिए, और लोकसभा में भी ये 104 अमेंडमेंट है जो 2020 में किया गया। 103 अमेंडमेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 102 अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया गया उसको, और 101 जीएसटी से रिलेटेड था। ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट का प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये जो भी हम अमेंडमेंट करते हैं ये हमने साउथ अफ्रीका कंट्री से हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, ये जो नेशन है साउथ अफ्रीका। तो आज हमारे जो आर्टिकल है वो बढ़कर हो चुके हैं अमेंडमेंट से 448, और हमारे पार्ट्स जो है वो मेन 22 ही है, लेकिन कुछ सब पार्ट्स ऐड किए गए हैं, जैसे 4A, जैसे 9A और जैसे 14A। सो ये कुछ पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए। और हमने कैपिटल लेटर्स क्यों लिखा, हमने स्मॉल अल्फाबेट का यूज क्यों नहीं किया, तो आपको यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। जो जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश की जुडिशरी के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, और कुछ जो इंटरव्यू थे उत्तर प्रदेश में एग्जाम्स के बाद, उसमें भी इंटरव्यू पैनल ने भी क्वेश्चन पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो आप ये जान ले, जब कैपिटल अल्फाबेट आए तो उसका मतलब वो सेक्शन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, और स्मॉल अल्फाबेट अगर मैं यहाँ पे 4 स्मॉल a लिखता तो उसका मतलब है कि ये टॉपिक, ये सब क्लॉज 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है। सो दोस्तों, आप ये भी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4A, 9A, 14A जो है अमेंडमेंट से जुड़े हुए ये सब सेक्शन होंगे। हमने आपको बताया कि आज अगर हम बोले तो कितने पार्ट्स हैं, तो आप 25 बोल सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट 22 है। पहले आर्टिकल 395 थे, आज 448 हमारे आर्टिकल्स हो चुके हैं। टोटल अमेंडमेंट जो है वो 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और हमने ये पूरा अमेंडमेंट का प्रोसेस साउथ अफ्रीका कंट्री से अडॉप्ट किया हुआ है। दोस्तों, ये हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताई, और अब आगे हम चलते हैं। जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वही हम राज्यों की विधानसभाओं के भी स्ट्रक्चर को एज इट इज सेम वो स्ट्रक्चर है। तो हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपके साथ ये बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने आपको बताया कि टोटल 403 एमएलए हैं जिनका इलेक्शन होता है। 403 एमएलए में से अगर आपके 202 एमएलए इलेक्शन में जीत कर आते हैं 2017 में, जैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए, 2022 में अब अगला इलेक्शन है, तो 402 अगर सदस्य आपके आते हैं तो आप सरकार बनाने के हकदार हैं, और आपको गवर्नर के द्वारा इनवाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 403 सीटों में से, जैसे हमने आपको बताया 202, जिसको हम 50% प्लस 1 मानते हैं, अगर आज कोई भी उत्तर प्रदेश में सरकार इतने एमएलए लेकर आती है तो वो सरकार बनाने का हक रखती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ इस तरह से हो कि 190 एमएलए कोई एक पार्टी लेकर आए, कोई दूसरी पार्टी 170 एमएलए लेकर आए, कोई पार्टी 80 एमएलए लेकर आए, और इस तरह से 403 का जो स्कोर है वो आए, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो इसको क्या टर्म इसके लिए यूज की जाती है, तो आप इसके लिए टर्म होती है हंग असेंबली, इसको बोला जाता है। हंग असेंबली का मतलब है एक तरह से त्रिशंकु विधानसभा। लेकिन 2017 के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ, और बीजेपी को बहुत अच्छा बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी, और बीजेपी के साथ कुछ कोalition गठबंधन दल के लोग हैं, लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, 202 से बहुत ज्यादा, और कहा जाता है 310 के आसपास बीजेपी की स्ट्रेंथ रही। तो हंग असेंबली ये तब आती है जब
वोट बढ़ जाए और किसी पार्टी को पूरी तरह से पूर्ण मेजॉरिटी ना मिले, तो इसके लिए टर्म यूज होती है हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा। ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल का क्या रोल होता है? राज्यपाल का रोल होता है कि वो या तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी को कॉल करे और उसको टाइम दे, अदरवाइज कोई दूसरी लार्जेस्ट पार्टी भी अगर राज्यपाल के पास पहले पहुंचती है और उसको कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने बाकी दलों से बात कर ली है, तो उसको भी चांस दिया जा सकता है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम होता है। और गवर्नर एक एक करके दो पार्टियों को इनवाइट करता है, फर्स्ट लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट। अगर कोई इनमें से नहीं आता तो पहली लार्जेस्ट पार्टी को चांस मिलेगा, उसके बाद दूसरी लार्जेस्ट पार्टी को चांस मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई गिवन टाइम पीरियड में, तो वहां पे फिर लग जाता है प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और राष्ट्रपति शासन का जो एक टाइम पीरियड है वो होता है 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 6 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन पूछता है गवर्नर से कि आपको लगता है कि यहाँ पे इलेक्शन की कंडीशंस हैं, क्या इलेक्शन अब करवाए जा सकते हैं, तो इलेक्शन करवाए भी जा सकते हैं। और अगर राज्यपाल की जो संस्तुति है यानी उनकी जो रिकमेंडेशन है, अगर उनको लगता है कि नहीं अभी 6 मंथ्स और रन किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल, तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो हमने आपको यहाँ पे ये बात बताई कि राष्ट्रपति शासन भी किसी राज्य में तब लग जाता है जब वहां पर आर्टिकल 356 यानी जब वहां पे हंग असेंबली आ जाए। इसको राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक आर्टिकल 356 का प्रयोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार किया गया है और लमसम 9 बार उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया है। तो आर्टिकल 356 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अब हम इस तरह से इसको डिस्कस करते हैं कि पूरी तरह से कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, उसको फुल मेजॉरिटी मिली। तो सपोज मान लेते हैं पार्टी ए कोई है और इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो 300 एमएलएज इसके पास आ गए हैं। तो ये पार्टी अपने में से सबसे पहले अपने विधायक दल का ये लोग नेता चूज करते हैं, यानी अपना मुख्यमंत्री ये लोग बनाते हैं। और इस मुख्यमंत्री की जो शपथ है, जो उसकी ओथ सेरेमनी है, वो कंडक्ट की जाती है गवर्नर के द्वारा, यानी जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वो उसकी ओथ सेरेमनी को कंडक्ट करेगा। और सीएम का जो चयन है, विधायक दल के नेता का चयन, ये जो जीते हुए एमएलए हैं इस पार्टी ए के, ये अपने में से अपना एक विधायक दल का नेता चूज करते हैं और उसकी जो शपथ है वो गवर्नर के द्वारा दिलवाई जाती है। उसके बाद सीएम जो मुख्यमंत्री होगा वो अपनी एक टीम बनाता है, यानी एक तरह से जिसे बोलते हैं मंत्रियों की एक टीम, जैसे कौन उसका होम मिनिस्टर होगा राज्य का वित्त मंत्री कौन होगा, राज्य का कृषि मंत्री कौन होगा, राज्य का उद्योग मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन होगा। तो ये लमसम 8 से 10 लोगों की एक टीम बनती है। ये नाम इन्हीं एमएलओ में से चूज किए जाते हैं और इनको भी शपथ गवर्नर के द्वारा दिलवाई जाती है और इनके नामों का जो चयन है सिलेक्टेड बाय द सीएम अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो ये जो टीम बनी यानी सीएम प्लस 10, इसको बोला जाता है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। सो दोस्तों यहाँ पे सीएम और प्लस ये जो 10 लोग हैं, इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है कैबिनेट और इसको हिंदी में बोला जाता है मंत्रिमंडल के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद हर मंत्री के नीचे 2-2 सबऑर्डिनेट्स मिनिस्टर्स होते हैं और उनके नामों का चयन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, सिलेक्टेड बाय द सीएम अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यानी अगर हर मंत्री के नीचे 2 सबऑर्डिनेट मंत्री हो तो आप इसे 20 मान सकते हैं। और इन सबको भी ओथ उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है, गवर्नर के द्वारा। तो ये जो पूरी टीम बनती है यानी सीएम प्लस 10 प्लस 20, इस पूरी टीम का नाम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया था कि नंबर में कौन बड़ा होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट।
तो आप इसका आंसर बताएंगे। नंबर में बड़ी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए कि पावर में कौन बड़ा होता है, तो आप बताएंगे पावर में बड़ा होता है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। सो दोस्तों यहाँ पे हमने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को डिफाइन किया। उसके बाद जब ये पूरी टीम जीत कर आ जाती है, टोटल ये सब सदस्य विधानसभा में आ जाते हैं और ये जो पूरी स्ट्रेंथ है 404 एमएलए यानी 403 + 1, तो जो पहला सेशन है वो गवर्नर राज्यपाल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और ये लोग अपने में से अपना एक लोक विधानसभा अध्यक्ष, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष बनाया जाता है उसी तरह विधानसभा में अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन चूंकि आज फर्स्ट डे है, अभी सब लोग आए हैं, आज पहला दिन है सदन की कार्यवाही का, तो अभी चूज करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हर दल अपने में से अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, लेकिन उसको चूज किया जाता है। इसी वजह से हमेशा रूलिंग पार्टी जिसकी बहुमत ज्यादा है, जिसके एमएलए ज्यादा है, उसी का स्पीकर बनता है। क्योंकि अगर वोटिंग हो तो जो विनिंग दल है वो अगर अपने में से अपने एमएलए में से अपना स्पीकर बनाए तो उसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। इसीलिए एक ये प्रथा है, एक ये ट्रेंड सेट हो चुका है कि हमेशा रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर बनता है, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे वो विधानसभा की। तो आप देख सकते हैं विधानसभा में चूंकि अगर आज पहला दिन है तो अभी ये अपने में से एक नॉन परमानेंट स्पीकर बना लेते हैं जिसको अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। और इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो होता है प्रो टर्म स्पीकर, इसको बोलते हैं प्रो टर्म स्पीकर। प्रो टर्म स्पीकर का मतलब है यानी अस्थायी अध्यक्ष जो खाली कुछ टाइम के लिए 2 दिन 3 दिन के लिए बनाया गया है और ये सर्वसम्मति से यूनानिमसली अपने में से इलेक्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो भूतपूर्व स्पीकर है पिछली विधानसभा के, वो दोबारा जीत कर आए हैं, एमएलए बन के बैठे हैं, भले वो अभी वो दल विपक्ष में है, तो उनको भी बनाया जा सकता है। और उसके बाद फिर ये अपने में से डिसाइड कर लेते हैं अपना एक परमानेंट स्पीकर और उसके बाद एक डेप्यूटी स्पीकर यानी अपना एक उपाध्यक्ष, ताकि स्पीकर को कभी कुछ अनुपस्थिति हो, उनकी एब्सेंस हो, तो उनकी अनुपस्थिति में डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की चेयर में बैठकर सेशन को कंडक्ट करवा सकता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन कहां से होता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। विधानसभा के सदस्य अपने में से ही अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन करते हैं। और प्रो टर्म स्पीकर का जो रोल है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी नए एमएलए आए हैं उन सब का ओथ कंडक्ट किया जाता है प्रो टर्म स्पीकर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एमएलए बैठे हैं इन सब को ओथ प्रो टर्म स्पीकर के द्वारा दिलवाई जाती है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के कंपटीशन में काफी बार पूछा गया है कि प्रो टर्म स्पीकर का कार्य क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जो एमएलए आए हैं उनकी ओथ जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है प्रो टर्म स्पीकर के द्वारा। सो दोस्तों प्रो टर्म स्पीकर की जो एज है वो वही एज है, एमएलए की जो एज है 25 साल। और बस शर्त ये है, कंडीशन यही है कि वो इस हाउस में एमएलए होना चाहिए, क्योंकि ये अपने में से ही अपना एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन करते हैं। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो एलिजिबिलिटी है, वो पूरी तरह से सेम है। क्या स्पीकर, जब विधानसभा में कोई वोटिंग होती है तो क्या स्पीकर के द्वारा वोट डाली जाती है, तो आपका आंसर होगा स्पीकर महोदय जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो वोट नहीं डालते। वो तभी वोट डालेंगे उसी कंडीशन में जब वोट बराबर हो जाएंगे, जिसको डेडलॉक बोला जाता है। यानी फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक पे बहस चल रही है, विवाद चल रहा है, 50 लोगों ने, बाद में जब वो बजर राउंड होता है 50 लोगों ने यस बोला, 50 ने नो बोला और एक तरह से इसका नतीजा आया 0। यानी अगर कभी किसी मुद्दे पर 50 लोग यस कर देते हैं, 50 लोग उस मुद्दे पे नो कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है डेडलॉक यानी 0। ऐसे समय में स्पीकर अपनी, विधानसभा का अध्यक्ष
अपने मत का प्रयोग कर सकता है और इनकी इस वोट को कास्टिंग वोट के नाम से जाना जाता है। कास्टिंग वोट का मतलब है एक तरह से निर्णायक मत, इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कंपटीशन का कि कास्टिंग वोट किसको कहा जाता है और ये इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें विधान परिषद की अगर बात करें, विधान परिषद में भी चेयरमैन यानी ये भी अपने क्लास का एक मॉनिटर चूज करते हैं। जैसे इन्होंने अपनी क्लास का मॉनिटर चूज किया, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का कार्य होता है सेशन को कंडक्ट करना। पूरे 5 साल जो विधानसभा की कार्यवाही चलेगी, इनका काम होता है सत्र को हैंडल करना, जो सेशन चलते हैं, और उनको एक तरह से डिबेट को कंडक्ट करना कि जैसे किसी मुद्दे पे बहस छिड़ रही है तो सरकार के मंत्री को बोला जाएगा कि आप इनकी बात का जवाब दें। तो पूरी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करता है विधानसभा का अध्यक्ष। उसी तरह विधान परिषद में होता है एक चेयरमैन और एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन। तो आप इसको ये जान ले, जो सभापति जिसको बोलते हैं उपसभापति, तो ये जो उपसभापति हैं इनका जो चयन है वो सेम उसी तरह से विधान परिषद के सदस्य अपने में से अपना सभापति और उपसभापति का चयन करते हैं और इनका भी जो पूरा काम है वो पूरी तरह से विधान परिषद के सेशन को कंडक्ट करना है। सो दोस्तों हमने आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस किए एक बार हम आपके साथ रिवाइज कर लेते हैं। किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में एग्जाम में पूछे गए वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाए प्रीएम्बल हमारे भारतीय संविधान की हमने कहां से अडॉप्ट की, तो उसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, आप बोलेंगे यस, 42 अमेंडमेंट 1976। कितने वर्ड्स जोड़े गए, 3, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी यानी अखंडता को जोड़ा गया, समाजवाद सोशलिज्म को जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म को जोड़ा गया। उसके बाद आपसे पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाउ मेनी पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग, आपका आंसर होगा 22। हाउ मेनी आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग इन 1950, आंसर है 395। हाउ मेनी आर्टिकल्स एट प्रेजेंट, आपका आंसर है 25 इंक्लूडिंग सब 3 सब पार्ट्स 4A 9A 14A। आपसे पूछा जाए अभी राइट नाउ हाउ मेनी आर्टिकल्स, आपका आंसर है 448। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वी हैड डन, आपका आंसर है 104 अमेंडमेंट्स। लेटेस्ट 2020 ईयर में जो अमेंडमेंट हुआ रिजर्वेशन SC ST को लेकर 10 साल का रिजर्वेशन। आपसे पूछा जाए फ्रॉम वेयर वी अडॉप्टेड, फ्रॉम विच कंट्री वी अडॉप्टेड अमेंडमेंट, आपका आंसर होगा अमेंडमेंट प्रोसेस वी अडॉप्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लोकसभा की तरह विधानसभा और विधान परिषद कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 170, 169 विधान परिषद एंड गवर्नर 152 टू 162। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पूरी स्टेट का जो सिस्टम है वो किस पार्ट में है, पार्ट 6 आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक इसको मेंशन किया गया है। फिर हमने आपको बताया कि हंग असेंबली क्या होती है, जब किसी पार्टी को किसी स्टेट के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत ना मिले उसे हंग असेंबली बोलते हैं। और क्या गवर्नर को राइट है कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को कॉल कर सकता है, बिल्कुल। अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पहले दावा करती है तो उसको भी चांस दिया जा सकता है। उसके बाद हमने आपको बताया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, मंत्रिपरिषद नंबर्स में बड़ी होती है और मंत्रिमंडल पावर में बड़ा होता है। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जो टेम्परेरी स्पीकर होता है परमानेंट स्पीकर आने से पहले विधानसभा का, और उसका काम होता है नए आए एमएलए को की शपथ, उनकी शपथ को पूरा करना, उनकी शपथ दिलवाना हर एमएलए को। और फिर हमने डिस्कस किया कास्टिंग वोट क्या होती है, जब कभी डेडलॉक हो जाए तो विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया विधान परिषद के जो सभापति उपसभापति हैं वो कैसे आते हैं, तो अपने ही हाउस में जो ये सदस्य हैं, मेंबर हैं, ये अपना सभापति और उपसभापति का चयन करते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स आपके कंपटीशन में काफी बार इनको पूछा गया है और ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा हमने आपको बताया 404 सीटें हैं। उत्तराखंड बनने से पहले ये 425 सीटें थी, 425 सीट्स थी।
और उत्तराखंड बनने के बाद अभी उत्तर प्रदेश में 404 सीटें यानी 404 एमएलए आते हैं इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कंपटीशन में इन सभी पॉइंट्स को काफी बार पूछा गया है।